मैं बात कर रहा था इसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिकतम विख्यात मिनांडर था। इसकी राजधानी शाकल थी। जिसकी मिनांडर की राजधानी जैसे बनाया था अपनी, तो शाकल बना रखा था अपनी राजधानी। ठीक है, शाकल बना रखा था उसने राजधानी अपनी। उसके बाद मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नागसेन था, नागार्जुन इनका नाम है, नागसेन या नागार्जुन। कई बार क्वेश्चन पूछता ना कि नागार्जुन किससे संबंधित है, किसके समकालीन है, और नागसेन भी इन्हीं का नाम है, नागार्जुन भी इन्हीं का नाम है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है इस सब चीज़ इसके लिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन पूछता था, मैं लगता है कि पता नहीं कौन नागसेन, पता नहीं कौन नागार्जुन है। तो नागार्जुन और नागसेन वही है। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने लिया था, किससे? नागसेन से। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, मिनांडर ने प्रश्न किया था और नागसेन ने उसका उत्तर दिया था। तो हम एक पुस्तक में रूप में समझे जिसका नाम मिलिंद पन्हो। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न। क्वेश्चन पूछता है कि मिलिंद पन्हो किसके बीच में संवाद हुआ है, ऐसा पूछता है। तो आपको याद रखना है मिनांडर और नागसेन के बीच में संवाद हुआ था। ये बात अगर आपको याद रहेगी तो फिर चीज़ें आसान होगी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक थे जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था हमारे पूरे इंडिया में, भारतीय उपमहाद्वीप में, कि जो यूनानी आ रहे हैं ना, हिंद यूनानी आ रहे हैं, ये लोग, इन्होंने, जो इनके शासक थे ना, इन्होंने सिक्के जारी किए। और निश्चित रूप से कह सकते थे कि ये जो सिक्के हैं वो किस राजा के हैं। आप सोचिए कितना बड़ा कितना महत्व इनका है हिंद यूनानी का भारत के इतिहास लेखन के लिए, क्योंकि इनके सिक्के बताएंगे आपको कि कब के सिक्के हैं, किस राजा के सिक्के हैं, कितना उन्होंने काम किया था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। अब देखिए, अभी हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे सिक्के जारी करने की जो कहानी थी। कई राजा ऐसे हुए जो सिक्के जारी कर रहे थे, उसमें से चांदी का था, तांबे का था, ऐसे करके 5-6 सिक्के थे, लेकिन सोने के सिक्के कहीं नहीं थे। पहली बार सोने का सिक्का जारी हो रहा है हमारे भारत में, और वो हिंद यूनानी कर रहे हैं। वो भारत के नहीं है, भारत से बाहर के आक्रमण कर रहे हैं हिंदुस्तान पर, तो सोने के सिक्के जारी कर रहे हैं वो। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन सा शासक था, तो सबसे पहले किया था। आप देखना वहीं पर हिंद यूनानी जब को मिलेगा, तुरंत आपको उसी पे मार देना टिक, आप याद रखिएगा। आप ये देखिए कि ये 190 ईसा पूर्व की बात है, यानी हमारे यहाँ ईस्वी पूरा होने से 200 साल पहले ही सोने के सिक्के जारी हो चुके थे, आप ये कह सकते हो। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम उत्तर, अगर हम ऐसे बनाएं तो ये वाला पार्ट बनेगा ना, ऐसे करके ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे पश्चिमोत्तर। जो ये पाकिस्तान का है, पंजाब का है, सिंध है यहाँ पे ना, ये अफ़गानिस्तान, ये है पश्चिमोत्तर भारत का। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। अब ये हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है? अब इसी आर्ट से क्या होता था, मकबरे बनते थे हेलेनिस्टिक आर्ट से, जिसको हम गंधार कला, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, मूर्तियाँ। तो ये गंधार कला का यहाँ पे उदाहरण है। अब आपको पता है गंधार कला में जो सबसे पहले अच्छी मूर्ति मिलती है आपको गंधार कला में, वो एक दो मथुरा कला, गंधार कला आपको वहाँ मिलेगा पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत पे। यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जा रही है गंधार कला में। आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है वो। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। जैसे नाटक हो रहा है ना, तो कभी स्कूल में आप देखेंगे कि नाटक हो रहा है, उसके बाद पर्दा गिरा दिया जाता है, फिर बच्चे उसके पीछे अपना तैयारी करते रहते, जैसे फिर शुरू होता है नाटक, पर्दा फिर हटा देते हैं। तो ये पर्दे की जो कहानी है ना, यूनानियों ने शुरू किया, यूनानियों ने ही पर्दे की कहानी शुरू की। चूँकि पर्दा यूनानियों के देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। यूनानी से यवन से बना यवनिका। अब यूनानी के बाद जो है, जो ये हिंद यूनानी थे, इनके बाद जो है भारत पे कौन आक्रमण करेगा? शक करेगा आक्रमण। इनकी 5 शाखाएँ भारत में आई थी, 5 शाखाएँ, 1-2 नहीं थी बल्कि 5 शाखाएँ थी। यूनानियों के बाद शक आए, शकों की 5 शाखाएँ थीं, और हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान से में अलग अलग भागों में थी। भारत में जैसे अब ये भारत हुआ हमारा पूरा,
तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान के बाद जस्ट अफ़गानिस्तान। तो कुछ अफ़गानिस्तान में कुछ भारत में अलग अलग पांचों कबीले जो है अपनी राजधानी लेकर के बैठे हुए थे, अपना शासन कर रहे थे धीरे धीरे। जो पहली शाखा ने अफ़गानिस्तान, तो दूसरी शाखा ने पंजाब में। पहली आई अफ़गानिस्तान में आई, दूसरी पंजाब में जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, बहुत इंपॉर्टेंट तक्षशिला। और तीसरी कहाँ पे बनी? मथुरा बनी। चौथी शाखा पे कहाँ? पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी भारत मतलब ये गुजरात वाला पार्ट जो उधर जा रहा है। पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पे प्रभुत्व स्थापित किया। अभी इसने मतलब पूरे भारत पर इन्होंने एक तरह का देखा जाए पूरा नॉर्थ इंडिया और अफ़गानिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान तो उस वक्त उसी में था, तो पूरा इसको इन्होंने घेर लिया एक तरीके से। प्रथम शक राजा मोह था। आइए क्वेश्चन पूछेगा, बहुत कम पूछता है क्वेश्चन, लेकिन क्या पता कभी सनक जाए कोई मोह पूछ ले कि मोह कौन था। तो प्रथम शक राजा था वो। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज भारत आए। तो बताइए उस वक्त ये भी कहानियाँ थी कि जो चारा खोजने के लिए भारत आ रहा है वो भी राज्य स्थापित कर ले रहा है। और ये कहानी शुरू नहीं, ये कहानी वहाँ से शुरू होकर के ब्रिटिश तक चला है। ये कहानी ब्रिटिश इरा तक चला ये कहानी। और आज भी एक तरीके से देखें जो डेटा का चोरी है इंडिया से, वो एक तरीके से फिर गुलाम होने की कगार पे हम जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेटा की चोरी होगी। आज भी देखिए ना, अभी आज की ही न्यूज़ है कि मोदी ने ट्रंप ने कहा है कि भारत जो है नर्क का द्वार है। नर्क का द्वार कहा है भारत को ट्रंप ने कहा। लेकिन हमारे भारत की जो मीडिया है, जो भारत के सो कॉल्ड नेता हैं, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उस पर। विपक्ष के लोग उन्होंने सवाल किया ज़रूर था, लेकिन पक्ष के लोग बिल्कुल जवाब नहीं दिए। तो एक तरह से बताता है ना कि आपकी कमज़ोरी क्या है। अगर उनके हाथ में कुछ है तभी तो तुम बोल नहीं पा रहे, कुछ तो होगा। तो हो सकता है डेटा हमारा उनके पास हो जिससे हम डर रहे हों। तो ऐसे तो होगा, हर बार कोई आपको गुलाम ऐसे नहीं बनाएगा आकर के कोड़े बरसाए आपके ऊपर। गुलाम बनाने के और तरीके भी होते हैं और वो गुलाम उस तरह बनाएगा और हर कोई बनाएगा इस तरह से। तो अगर भारत चालाक नहीं हुआ तो, क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा हाई रहता है हमारे इंडिया में कि कोई भी जो नहीं करता है करप्शन उसको मौका नहीं मिलता, मेरे ख्याल से वो नहीं करता है इसलिए, क्योंकि करप्शन भी बहुत हाई लेवल का चलता है इंडिया में। तो ये प्रॉब्लम तो है। तो मध्य एशिया के निवासी बताइए ये भारत में आ रहे हैं और ये चारागाह की खोज कर रहे थे। चारागाह की खोज करने के लिए भारत में आते हैं, लेकिन इनको किसको पता था ये राज्य स्थापित कर लेंगे। तो 5 कबीला था, 5 शाखाएं थी जो भारत में आई। एक तो अफ़गानिस्तान बस गई, दूसरा पंजाब बस गई जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी मथुरा में बस गई, चौथी जो पश्चिमी भारत बस जाके बस गई, और वहीं 5वीं शाखा आकर के पूरे दक्कन में आके बस गई। आप सोचिए 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने थोड़ा सा काम किया। अब जो ये स्थानीय राजा है जो विक्रमादित्य उपाधि ले रहा है, बस ये कहीं कहीं पाए जा रहे हैं, पूरे भारत में नहीं पाए जा रहे, बस कहीं कहीं। जिनको अपने राज्य का खतरा होता है बस वो लड़ते हैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए लड़ते थे बस। वो भी कबीले थे, आज यहाँ पे थे तो कल वहाँ पे चले जाएंगे और क्या, लेकिन रहेंगे भारत में ही। तो ये प्रॉब्लम तो थी वहाँ पे। तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन में हुआ था, स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और करके बाहर खदेड़ दिया। तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से शुरू किया गया। जब शकों पर विजय मिला तो इन्होंने विक्रम संवत शुरू कर दिया 58 ईसा पूर्व में। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। यानी जब भी कोई भारत में शासक आता था, जब किसी को बड़े राजा को हराता था, हराने के बाद अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले विख्यात विक्रमादित्य था, और विक्रमादित्य पहले से थे ये, लेकिन जो सबसे विख्यात था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। पूछता है क्वेश्चन विक्रमादित्य के बारे में, याद रखना आप इस पर। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, जो पश्चिम भारत में थे। ठीक है, यानी पश्चिम भारत के जो शक स्थापित हुए तो वो बहुत लंबे समय तक थे। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। अब ये शक आ रहे हैं तो ये गुजरात में हैं, तो वहाँ पे व्यापार हो रहा है, समुद्री व्यापार होता है, तो उससे समुद्री व्यापार से इनको खूब लाभ हो रहा था, खूब लाभ। तो ये चांदी के खूब सिक्के जारी कर भारी संख्या में। तो आपसे पूछे कि भारी संख्या में चांदी के सिक्के किसने जारी किए, आप बताना। शक जारी किए थे। और ये कौन से शक थे,
जो पश्चिमी भारत में जाके बसे थे वो वाले शक थे ये, ठीक है। शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। अब ये रुद्रदामन प्रथम जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही महत्व रखता है ये। इसने क्या किया, ये 130 से लेकर के 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भूभाग पर था, ये शासन कर रहा था बंदा। तो ये रुद्रदामन कहाँ पे, गुजरात में है, 130 से लेकर के 150 ईस्वी के बीच में। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। मतलब एक झील थी, अर्धशुष्क थी, सुदर्शन झील उसका नाम था। तो जो ये सुदर्शन झील तो उसको बनवाया था मौर्यों ने बनवाया था, मौर्य काल में वो बना था, लेकिन उसको जीर्णोद्धार करवाया था, इसने करवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा ये कि सुदर्शन झील जो अर्धशुष्क थी कहाँ पे है, पहले बताना आपको गुजरात में है, और काठियावाड़ गुजरात के काठियावाड़ में है, फिर आपको बताना किसने करवाया था। तो ये रुद्रदामन प्रथम था। किस वंश के थे, तो शासक जो शक वंश के थे। कब थे, 130 से लेकर 150 ईस्वी के बीच में थे, ठीक है। जो रुद्रदामन था ना, अभी उसने और काम किया रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले, ये बात देखो, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। ये विशुद्ध संस्कृत में था। पहली बार भारत में जो संस्कृत का अभिलेख जारी किया जा रहा है वो जारी करा रुद्रदामन, और ये भारत का नहीं है, भारत से बाहर का शक है। जो शक है वो पश्चिमी भारत पे आके बसा हुआ है गुजरात में। ये गिरनार अभिलेख जारी कर रहा है, गिरनार अभिलेख जारी कर रहा है। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। प्राकृत मतलब जो सब लोग पढ़ सकते थे, थोड़ा सा उस भाषा में था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप, जो शक राजा थे वो क्षत्रप कहते थे। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो वो छाता टाइप का नहीं होता है कि उसके बीच में सभी लोग, जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके है ऐसे, अब इसके नीचे सब लोग आ रहे हैं तो क्षत्रप बोलते थे अपने आप को, क्षत्रप। अब हमारे उसमें कौन आ रहा है, पहलव आ रहे हैं, ठीक है। ये जो पहलव हमने कहा था, पहलव तो पार्थियाई बोलते हैं या पहलव बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर वहीं जो इंडिया की वाला पार्ट था हमारा किनारे एकदम से, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन था, गोंडो फर्निस था। फर्निस ही होना चाहिए था, फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार आया था। यानी ऐसा कहा जाता है कि ईसाई धर्म का जब प्रचार हो रहा था वो पहलव के साथ ही आया था, या पहलव के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। पारथी लोगों का मूल स्थान ईरान में था, ईरान से ये इंडिया में आए थे, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। कुषाण, ये बंदा जो है भारत को अच्छे तरीके से समझा था और अच्छे से यूज़ भी किया था भारत को। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाए। इनका नाम यूची भी है और तोखरी भी। पीसीएस में क्वेश्चन इस तरह खूब पूछ रहा है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं पीसीएस में। यूची नामक कबीला, एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। जो यूची नामक कबीला था ना वो 5 कुलों में बट गया था। अभी आपने देखा जो शक थे वो भी 5 कुलों में बटे थे या 5 शाखाओं में बटे थे। जैसे एक अफ़गानिस्तान में, दूसरा पंजाब में है, तो एक पश्चिमोत्तर में है, तो एक मथुरा में स्थित है, और एक पश्चिमी भारत में है, दक्षिणी भारत में था, ऊपरी दक्कन में था। तो इस तरह से ऐसे ये भी 5 थे। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। 5 कबीलों में से एक के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे। कौन था, कुजुल कडफिसस। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है कुजुल कडफिसस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। जो कनिष्क है ना, इसको कम मत समझो, ये बहुत ही प्रतापी राजा था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। अभी कनिष्क था, बहुत ही प्रतापी शासक था, बहुत ही अच्छा शासक था, शासन करता था बड़ी तरीके से। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर पाकिस्तान में थी, दूसरी थी मथुरा, ठीक है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। अब ये देखिए, ये शक का नहीं है बंदा, ये शक से नहीं जुड़ा हुआ, ये कुषाण से जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए ये शक संवत चला रहा है। कितनी बड़ी बात है कि अब शक है जिसे भारत द्वारा प्रयोग में लाया जाता है अभी भी। ये कुषाण भारतीय नहीं थे, ये कुषाण भारतीय नहीं थे, भारत से बाहर के थे, इंडिया में आए थे और इसने जीत करके स्थापित किया था अपने आप साम्राज्य को। और ये शक संवत जारी कर रहे हैं क्योंकि कुषाणों ने
शकों को पराजित किया था। उनकी खुशी में इन्होंने शक संवत शुरू किया था कि भाई मैं तुमको पराजित कर दिया हूँ और मैं अब जो है एक संवत शुरू कर रहा हूँ, शक संवत, जो 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में। अब आप सोचिए कि 78 ईस्वी में, और भारत इसी शक संवत को मानता भी है। आज भी जो हमारा कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है। भारत का प्रयोग में लाया जाता है शक संवत। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं हम बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म से था और महायान संप्रदाय का था। तो उस वक्त का जो बौद्ध विद्वान था वसुमित्र, उनकी अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क शासनकाल में। कहाँ पे? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ लेता है, कई बार लाइन लगाने पे आ जाता है, मतलब अरेंज करने के लिए आ जाता है कि आप अरेंज करिए इसको। वो चारों दे देगा आपको कि बताओ पहला कहाँ पे हुआ, दूसरा कहाँ, किसके शासनकाल में हुआ। 4 शासनकाल रहे होंगे, 4 अध्यक्ष रहे होंगे, क्योंकि 4 बार हुआ तो जाहिर सी बात है 4 सन भी रहा होगा उसमें, इस हिसाब से। तो ये 78 में हुआ था। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। चीन का जनरल आया था पेन चौवा, उसने आकर के कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। अच्छा, गुप्त काल के लोग भी खूब स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे, लेकिन जो स्वर्ण मुद्रा इन्होंने जारी किया था ना, भारी संख्या में जारी किया था, और इनकी शुद्धता भी बहुत, मतलब शुद्धता मायने रखती थी इनके लिए। ये शुद्ध जारी किए थे एकदम से। ठीक है, ओके। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। यही क्वेश्चन पूछता है ये वाला, आप इसको लिख सकते हो अलग से भी। कुषाणों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को भी जारी किया था। कनिष्क राज्य वैद्य चरक आयुर्वेद का विद्वान था। जितने चरक, जो चरक संहिता लिखा था, ये किसके शासनकाल में बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है, कनिष्क के साथ बैठा हुआ है। राजवैद्य था ये चरक, और इसने संस्कृत में लिखा है चरक संहिता। 8 भाग इसमें हैं एवं 120 अध्याय हैं। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। बताइए, महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। वसुमित्र कौन पता है आपको? ये आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये आते हैं यहाँ पे, ये वही वसुमित्र है जिसने 78 ईस्वी में जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी। यही वसुमित्र, इन्होंने महाविभाष सूत्र लिखा था। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश है वो कौन सा है? वो महाविभाष सूत्र है ये। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। अभी देखो, ये राजकवि हैं अश्वघोष, आपको पता है इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा हुआ। बुद्ध चरित्र क्वेश्चन पूछता है ये किसके समकालीन है, इन्होंने क्या लिखा है, तो बताओ ना। अश्वघोष जो है वो किसके समकालीन? कनिष्क के राज दरबार राजकवि हैं ये, राज के कवि हैं ये, और ये बुद्ध चरित्र की रचना कर रहे हैं ये। अब वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। ये कनिष्क के दरबार में सब यहाँ बैठते थे ये लोग, और इनकी विभूतियों में शामिल थे। वसुमित्र शामिल थे, पार्श्व शामिल थे, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष भी वहीं पे काम करते थे ये लोग, समझ लीजिए तरीके से। भारत का जो आइंस्टीन है वो नागार्जुन कहा जाता है, यानी नागार्जुन का जो दिमाग है, जिस तरह वो सोचते थे चीज़ों को, उसको देख कर कहते हैं कि भारत का नागार्जुन है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। रिलेटिविटी थ्योरी दिया था, जो आइंस्टाइन ने दिया था, उसको उन्होंने दिया, बहुत पहले दे दिया था। तो माध्यमिक सूत्र एक बुक लिखा इन्होंने। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कुषाण जो सजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा जो है वो देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी, देवपुत्र बोलते थे उनको कुषाणों खुद को। फिर गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में होता। अच्छा, ये आ तो गया था गांधार शैली, मथुरा शैली, ये गांधार शैली भी था, ये मथुरा शैली भी था, इसका विकास नहीं हुआ था अभी। ये विकास कहाँ पे होगा? ये कनिष्क के शासनकाल में होगा।
मथुरा संग्रहालय के में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। आप देखिए ये वही रेशम मार्ग है जहाँ से आज भी रेशम की मतलब एक आप डिनोट किया जाता है, डिमार्क किया जाता है कि अच्छा ये तो ये भी था, इसलिए उस लिहाज से किया जाता है आज भी। उसके बाद आप रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा जो है ना शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। मथुरा में था, शाटक बोलते थे उसको, ठीक है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। इसलिए इस हिसाब से मैंने आपको ब्राह्मण साम्राज्य के साथ साथ मैंने भारत के यवन राज्य भी पढ़ा है। यवन राज्य में आपको जैसे ही आप आते हैं यवन राज्य में, तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे जो है हिंद यूनानी आ रहे भारत में, फिर शक आए हैं भारत में, फिर पहलव आए हैं, फिर कुषाण आए हैं, और ये इस तरह से चारों मिलकर के ये भारत से बाहर के हैं। कोई ईरान का है, कोई मध्य एशिया का है, इस तरह से भारत में आए हैं और अपना शासन किए थे ये लोग, और खूब काम भी किए हैं, भारत के विकास में भी काम किए, लेकिन थे ये विदेशी लोग थे। इसलिए इन सब चीज़ों को हमने ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ज़्यादा पूछता कुषाण के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उनकी जो राज दरबारी थी वो थोड़े इम्पोर्टेंट थे। चाहे चरक हुए, उसके बाद जो है अश्वघोष हुए, इनकी जो पुस्तकें हैं वो जो बस वसुमित्र हैं उनके बारे में आपको जो उनकी बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आपके एग्ज़ाम में इस सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और बहुत डिटेल में पढ़ना। अगर आप चाहते हैं पढ़ना सही तरीके से तो मेरी वीडियो को फॉलो करिए। मैंने कई वीडियो डाला है, मैंने एक तरीके से डाल दा, पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए उसमें पूरा DSSB का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है। और अगली वीडियो फिर हम आपको प्रोवाइड करेंगे संगम युग से, ठीक है। अभी 2-3 वीडियो और देंगे तो आपका एंशिएंट पूरा हो जाएगा इसी में। ओके, फिर से मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।